ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे। लाइक सबसे पहले हम किन कंपाउंड्स का जिक्र करते हैं, तो हम कंपाउंड्स का जिक्र करते हैं ऑक्साइड्स का। ऑक्साइड्स के बारे में हम जानते हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्साइड्स, तो ये ऑक्साइड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इनमें ज़रा चलते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स में क्या प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन है। तो ज़रा चलें देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ है सबसे पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो अगर अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड की बात की जाए तो हम लास्ट टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करके आ चुके हैं कि अल्कली मेटल्स में से जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जो सोडियम है वो पारोक्साइड बना सकता है और नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, जबकि जो बाकी हैं पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम वो हमेशा सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं और उसी चीज़ को देखें दोबारा कंपैरिजन के अंदर जो है वो लिखा गया है कि अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उसमें लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पारोक्साइड बनाता है और बाकी अल्कली मेटल्स सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर आ जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम के नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं और बेरियम जो है वो पारोक्साइड बनाता है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो बेरिलियम है वो आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करता, 800 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये भी बात हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। और जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर आप लिथियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो उससे लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो O-2 आयन है, ऑक्साइड आयन है, वो वाटर को जाके ब्रेक करता है और वाटर की ब्रेक डाउन से हाइड्रो ऑक्साइड आयन जनरेट होते हैं। तो इस वजह से ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो वाटर के अंदर जनरेट करते हैं। सिमिलरली अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। एंड अदर्स आर सॉल्युबल टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि उसमें भी जो बाकी ऑक्साइड्स होते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो भी हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स को जनरेट करते हैं। ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है इनकी डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाने से इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आ जाएं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। उसकी रीजन क्या है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीजन तो वही है जो दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन जो आयन है वो चेंज हो रहा है। लाइक अगर आप डाउनवर्ड जाएं तो आयोनिक साइज बढ़ता है, जब आयोनिक साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जीज कम होती जाएंगी और जितनी लैटिस एनर्जीज कम होती जाएंगी उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। तो डाउनवर्ड जाने से क्योंकि आयन बढ़ रहा है, आयन का साइज बढ़ रहा है, केटाइन का साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम हो रही है और लैटिस एनर्जी कम होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो दैट इज द रीजन। इसके बाद इनके एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनके एक्वस सोल्यूशन हाईली अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। किस वजह से, क्योंकि उन्होंने जब वाटर के अंदर जाना है तो देखिए उन्होंने क्या प्रोड्यूस करने हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो होते हैं दे आर द बेसिक इन नेचर। तो दैट से हम कहते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड देयर बेसिसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और इनकी बेसिसिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्या रीजन है, तो सेम रीजन है कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आसानी से वो अपना ऑक्साइड आयन जनरेट करेंगे और अपना ऑक्साइड आयन अगर वो आसानी से देते हैं, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन उतनी आसानी से जनरेट हो जाते हैं, और जितनी आसानी से कोई हाइड्रो ऑक्साइड आयन को जनरेट करता है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो दैट्स वाई डाउनवर्ड जाने से इनकी बेसिसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये रिलेटिवली अल्कली मेटल से थोड़े से कम बेसिक होते हैं, लेस अल्कलाइन होते हैं, बट डाउन द ग्रुप जाने से इनकी भी बेसिसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और सेम रीजन है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ने से उनकी बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। एक अब इसमें जो लास्ट चीज़ है वो हम इसमें इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा ऑक्साइड है अल्कली मेटल्स में से और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से तो कोई इंपॉर्टेंट ऑक्साइड नहीं है, लेकिन अल्कली मेटल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है दैट इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2।
अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि वाई KO2 आर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स। जो लोग ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इस तरह के कंटेनर्स बनाते हैं जिनसे सांस ली जाती है, जैसे कि कोई जो है वो समंदर के अंदर जाता है या कोई वैसे पहाड़ की चोटी के ऊपर जाता है, तो वो अपने साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं लेके जाते। बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं, बाज़ औक़ात वो अपने साथ लेके जाते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर से बाहर आ रही होती है, तो वो जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन को जनरेट कर देता है। तो दैट्स वाई ज़्यादातर जो है वो कुछ ऐसे भी हमारे पास जो है वो माउंटेनर्स होते हैं या सी डाइवर्स होते हैं जो अपने साथ कंटेनर में पोटाशियम सुपर ऑक्साइड ले जाते हैं और इसकी मदद से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के तो इसको जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है कि KO2 या फिर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को हम क्यों यूज़ करते हैं इन द ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स। तो ये ऑक्सीजन जनरेट करता है ऑन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसके अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ज़रा देखें, दोबारा से मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो क्या बताऊँगा कि नेचर ऑफ ऑक्साइड में अल्कली मेटल्स में से लिथियम नॉर्मल, सोडियम पर और बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बाकी बेसिक इन नेचर हैं। और इसके अलावा क्या है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम उसमें नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं और सिर्फ बेरियम ऐसा है जो पर ऑक्साइड बनाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दोनों वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। दोनों की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और दोनों की बेसिसिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दूसरा इसमें जो कंपाउंड है दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड्स। हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ अगर OH ग्रुप लग जाए तो दीज कंपाउंड आर नोन एज हाइड्रो ऑक्साइड्स। इनको हम हाइड्रो ऑक्साइड्स कहते हैं। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इनको हम कहते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, एयर में से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक। तो अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, ये फौरी तौर पर मॉइस्चर को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अक्सर अगर आपने देखा हो लैब के अंदर आप गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, अगर आप उसको डब्बे में से निकालें ना तो वो आपको ऐसे लगता है जैसे वो गीला हुआ है। तो वो गीला किस वजह से हमें फील होता है, इस वजह से क्योंकि उसने मॉइस्चर को जो है वो क्या किया होता है, अब्जॉर्ब किया होता है। तो दैट्स वाई हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं दे आर यूजुअली लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर नहीं होते। अल्कली मेटल्स के हाइग्रोस्कोपिक हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइग्रोस्कोपिक नहीं हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी सारे के सारे अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा होता है। पीछे हम ये बात कर चुके हैं, जब साइज़ छोटा होगा तो साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो है वो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा आता है और जहाँ पर नेचर कोवलेंट आ जाती है वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इस वजह से इसमें से अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स में से लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी सारे सॉल्युबल हैं और इनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड्स में देखें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल है। जिसका मतलब क्या हुआ कि डाउनवर्ड जाते हुए सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सेम चीज़ इसमें भी आ गई। इसके बाद तीसरा फैक्टर इसमें है डीकम्पोजिशन। जो अल्कली मेटल्स हैं दे आर डिफिकल्ट टू डीकम्पोज। इनके अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये डीकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज हो जाता है लेकिन बाकी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज नहीं होते, हाईली स्टेबल होते हैं। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर डीकम्पोजेज ऑन हीटिंग। तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग करने के ऊपर। तो ये जो डीकम्पोजिशन या थर्मल स्टेबिलिटी का ताल्लुक है ये किसके साथ है, तो ये एंड पे ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि कहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी और दूसरा कहाँ पर जो है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और कहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये मैं एंड के ऊपर जो है वो आपको एक ट्रिक बता दूंगा।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ। तो देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोक्साइड्स की। तो इसको हम टेस्ट के यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो कैसे यूज़ करते हैं? तो दैट कंपाउंड इज लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है लाइम वाटर, और ये लाइम वाटर यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन के लिए। जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो होती है, अगर वहाँ पर लाइम वाटर ऐड कर दिया जाए तो उसका कलर वाइट आ जाता है। तो वाइट कलर अपीयर होने से हमें पता चलता है कि इस सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है या कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर हम इसको नाम देते हैं। दूसरा इसका यूज कहाँ पर है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एंड दैट इज यूज अगेंस्ट एसिडिटी ऑफ स्टमक। और ये स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये सस्पेंशन होता है और मार्केट से बड़ी आसानी से ये अवेलेबल होता है। तो ये हम एसिडिटी ऑफ स्टमक को कम करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्साइड है? लाइम वाटर, जो कि डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद तीसरे कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। तीसरे कंपाउंड्स हैं इनके कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3-2 आयन जिनके साथ लग जाए वो कार्बोनेट्स कहलाते हैं। अब कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो दे आर वेरी सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट के अलावा बाकी सारे जो हैं वो कार्बोनेट्स सॉल्युबल होते हैं अल्कली मेटल्स के, एंड देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनकी भी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ चलें तो दे आर इनसॉल्युबल एंड यूजुअली सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, जबकि अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। यहाँ पर ऐसा अपोजिट ट्रेंड क्यों आया? तो वो इस वजह से आया बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो साइजेस होते हैं वो अल्कली मेटल्स की निस्बत रिलेटिवली कम होते हैं, और अगर साइज कम हो तो वहाँ पर जो है ओवरऑल साइज कम उनके मुकाबले में और चार्ज ज़्यादा, तो चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। लेकिन अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। दूसरी थर्मल स्टेबिलिटी। अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं दे आर वेरी स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट के अलावा सारे के सारे अल्कली मेटल के कार्बोनेट बड़े स्टेबल होते हैं, और लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग लिथियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। दूसरा इसमें थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल की आप थर्मल स्टेबिलिटी देखें उनके कार्बोनेट्स की, तो दे आर रिलेटिवली लेस स्टेबल, डीकम्पोजेस इजीली, एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी दोनों की डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। सॉल्युबिलिटी के केस में अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो ये एक डिफरेंस इसमें आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कार्बोनेट्स कौन सा है? तो सोडियम कार्बोनेट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर बिलो टेम्परेचर 35.2 डिग्री सेल्सियस इसको क्रिस्टलाइज किया जाए तो ये Na2CO3.10H2O की फॉर्म में जो है वो क्रिस्टलाइज होता है। और ये जो हमारे पास कंपाउंड है Na2CO3.10H2O, दिस इज नोन एज वाशिंग सोडा। इसको वाशिंग सोडा का नाम दिया जाता है। और अगर आप इसको 35.2 डिग्री सेल्सियस से अबव के ऊपर जाके जो है इसको क्रिस्टलाइज करें तो फिर ये Na2CO3.H2O की फॉर्म में जो है वो जनरेट होता है, जो कि वाइट कलर का जो है वो पाउडर होता है। तो ये इन दोनों के दरमियान आप बता सकते हैं कि वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O है, और Na2CO3.H2O जो है इसको एनहाइड्रस वाशिंग सोडा कहा जाता है, जिसमें वाटर बहुत कम है। तो इस वजह से ये हमारे पास वाइट कलर का पाउडर की फॉर्म में जो है वो आता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो एक्सरसाइज में भी लिखा गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होता है एक्वा सोल्यूशन, दैट इज बेसिक इन नेचर, उसकी रीजन क्या है? तो देखिए मैंने उसकी रीजन बताई हुई है कि Na2CO3 को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट जनरेट NaOH एंड H2CO3। तो ये कास्टिक सोडा और H2CO3 बनाएगा। अब NaOH जो है वो इसमें स्ट्रॉन्गर बेस है, और जो H2CO3 है वो एक वीकर एसिड है, और हमेशा सोल्यूशन की नेचर वही होती है जो उसमें क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्योंकि इसने स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट की है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो एक्वा सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें नाइट्रेट्स हैं। तो नाइट्रेट्स कौन से होते हैं? तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर NO3-1 के साथ जो है वो अटैच हो जाएं तो दे आर नोन एज नाइट्रेट्स, उनको हम नाम देते हैं नाइट्रेट्स का। अब जरा सॉल्युबिलिटी चेक करें तो अल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल ये भी सॉल्युबल होते हैं इनके नाइट्रेट्स, और इनकी सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, जबकि अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। दूसरी बात थर्मल स्टेबिलिटी की, तो इसके अंदर जो है वो थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मली स्टेबल जनरली इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, लेकिन सारे के सारे ऑलमोस्ट डीकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें लिथियम नाइट्रेट जब डीकम्पोज होता है तो ये Li2O प्लस O2 प्लस NO2 बनाता है, जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो अपने नाइट्राइट और ऑक्सीजन की फॉर्म में डीकम्पोज होती हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा था जहां पर हमने पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम पढ़ा था। तो हमने कहा था लिथियम के जो नाइट्रेट होते हैं ये डीकम्पोज होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जबकि जो हमारे पास बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनके कंपाउंड डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें इनके नाइट्रेट्स में फ़र्क ये है कि जो लिथियम का नाइट्रेट है वो जब डीकम्पोज होगा तो लिथियम ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन और साथ में NO2 बनाएगा, जबकि सोडियम और पोटाशियम के केस में जो है वो नाइट्राइट बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। और दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी जनरली इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। दूसरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो वो सारी की सारी डीकम्पोज हो सकती हैं और डीकम्पोज होके अपने ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में और NO2 में कन्वर्ट होती हैं। ये देखिए, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा, 2M NO3 ट्वाइस 2MO बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी और साथ में 4NO2 बनेगा। अब मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दी, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना और NO2 बना। अगर आप यहाँ पर मैग्नीशियम रख दें तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन और साथ में NO2। तो ये जो पहला रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, और M का मतलब है मेटल, कोई भी मेटल लगा दें उसमें। यहाँ पर मेटल आपने 1A की लगानी है और यहाँ पर मेटल आपने 2A की लगानी है। तो आप अपनी मर्जी से जनरल रिएक्शन से कोई भी रिएक्शन किसी भी मेटल के लिए जो है वो लिख सकते हैं, और इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी जनरली इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसके बाद लास्ट वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इसमें सल्फेट्स हैं। सल्फेट्स की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर वेरी सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट। लिथियम सल्फेट के अलावा अल्कली मेटल के सल्फेट काफ़ी सॉल्युबल होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के भी सॉल्युबल हैं एंड देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जबकि अल्कली मेटल्स के केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें कौन से हैं? तो इसमें जो है कैल्शियम सल्फेट .2H2O इज कॉल्ड एज जिप्सम। तो कैल्शियम का जो सल्फेट है वो जिप्सम के नाम से जाना जाता है और ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट .2H2O इज नोन एज जिप्सम। जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से ये अपने 3/4 मॉलिक्यूल निकाल लेता है। यानी कि अगर 2 आप मॉलिक्यूल लें जिप्सम के, उसको हीट करें तो उसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है। दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो हमारे पास बचा है इसको हम नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है और इसको डिटेल के साथ अगले टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे भी। तो दैट्स वाई इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैल्शियम सल्फेट है जो कि जिप्सम है, और जिप्सम को हीट करने से हम क्या बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। अब मैं ओवरऑल एक ट्रेंड बताने लगा हूँ, उसके बाद मैं 2 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह से याद रखा जा सकता है। अब इस केस में आपने याद कैसे रखना है? अल्कली मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, उसके बाद नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, 5 कंपाउंड आपने पढ़े। अल्कली मेटल्स के सारे कंपाउंड्स तकरीबन वाटर में सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट लिथियम के कंपाउंड। लिथियम के कंपाउंड के अलावा बाकी सारे सॉल्युबल हैं और डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ये सब के लिए फिक्स हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में आ जाए, इसमें आपने याद करना है कि कार्बोनेट और सल्फेट्स, कार्बोनेट और सल्फेट्स इन दोनों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, बाकी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट्स इन तीनों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो इस केस में कार्बोनेट और सल्फेट के केस में जो है वो दोनों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ऑल ओवर सब की ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। किसी के अंदर भी आपको जो है वो याद रखने वाली इतनी बात नहीं है।
सबकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, जो ट्रेंड आपको याद रखने हैं वो क्या रखने हैं। अल्कली मेटल्स के केस में पांचों के पांचों कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। बस ये बात क्लियर होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में कार्बोनेट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बाकी स्टेबिलिटी हर किसी की डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करती है। ठीक है, तो ये आप जो है वो याद रख सकते हैं। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो याद रखिएगा, जो सॉल्युबिलिटी है ना, उसका ट्रेंड आप इस तरह से याद कर सकते हैं, उसका फैक्टर ये याद कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन रेडियस, केटाइन और एनाइन के रेडियस में अगर डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कि एक का साइज छोटा हो एक का साइज बड़ा हो, तो फिर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि इनकम्पेरेबल साइजेस होंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर साइजेस कंपेरेबल होंगे, यानी कि दोनों के छोटे साइजेस हैं, तो फिर भी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर दोनों के लार्जर साइजेस हैं तो फिर भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये आपके पास एक फैक्टर है जिसकी मदद से आप इनकी सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड को समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया थर्मल स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है आयोनिक करैक्टर के साथ। जहां पर आयनिक करैक्टर बढ़ेगा ना, वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इनके केसेस में जब आप डाउनवर्ड जाते हैं आयनिक करैक्टर बढ़ता है, और आयनिक करैक्टर बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दैट्स व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड विद द आयनिक करैक्टर while the solubility is related with the lattice energy। और lattice energy को याद करवाने की बजाय मैंने आपको कहा कि अगर छोटे और बड़े साइज के आयन आपस में जुड़े हों तो उनकी solubility ज़्यादा होती है, और अगर कंपेरेबल साइज यानी कि इक्वल साइजेस के जुड़े हों तो फिर उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप इनको जो है वो जनरल ट्रेंड बना सकते हैं, या इनको जो है वो आपको समझने में हेल्प हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर आज हमने 5 कंपाउंड